फाइनली बायर्न म्यूनिक वर्सेस एफसी बार्सिलोना चैंपियंस लीग मैच डे 2 दे वर हाइप तो है। और पता है पॉइंट ये है कि इस समय ना मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो न्यूट्रल्स भी है ना उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी टीम पकड़ ली है यहाँ पर कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स नॉट कि वो एक मैच खेलेंगे इसको फॉलो करने वाले इसके फैन बन जाएंगे। इट्स लाइक कि वो किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस पे बिलीव कर रहे हैं और किस टीम की स्क्वाड डेप्थ की हम बात करें, प्ले स्टाइल की हम बात करें या फिर पर्सनल जो एक स्पॉट होता है ना कि यार इसके साथ साइड हो जाते हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तय हो चुका है ऑलमोस्ट। इट्स लाइक एक इलेक्शन होता है ना, एक इलेक्शन में तुमको पता है कि रुझाने आते हैं, जब तक ऑलमोस्ट एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं बाहर होते तब तक तो सबको पता चल जाता है कि नहीं ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है और हो भी क्यों ना। तो यार तुमको पता है टिपिकली मेरे को पसंद नहीं है जब हम किसी मैच को एक बिल्कुल ही एंड बना लेते हैं कि आज तो या तो ज़ावी खत्म है या नागल्समैन खत्म है, लेकिन इस मैच की हिस्ट्री तो है। और हिस्ट्री हो भी क्यों रहा है यार, मतलब इन दोनों के बीच में जो राइवलरी क्रिएट हुई है अपार्ट फ्रॉम कि दोनों यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन पावर हाउस है वो आमने सामने आ रहे हैं। एक नागल्समैन की नई नवेली बायर्न म्यूनिख जिसको हंसी फ्लिक से उसने यहाँ पर इनहेरिट किया है, और अगर एक यहाँ पर बात करें बारसा की तो आफ्टर सो मच ट्रबल रोनाल्ड कोएमन, बार्टोमो, पैसे और उसके बाद इन्होंने एक टीम खड़ी करी है। इट्स लाइक डेफिनेटली लाइक निक लेपोर्टा नहीं हो गया, एवेंजर्स का निक फ्यूरी हो गया जो कि आयरन मैन कैप्टन अमेरिका सबको खड़ा कर रहा है, और अब यहाँ पर उनको ज़ावी लीड कर रहा है। 2015-16 के बाद शायद से जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख ने डोमिनेट करा है बार्सा को रिसेंट टाइम्स में, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों ये दोनों फैन बेस काफ़ी ज़्यादा एंटी हो चुके हैं एक दूसरे के। यहाँ पर सबसे पॉपुलर तुमको पता है 8-2 यहाँ पर हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं मेसी के प्रेजेंस पे होता है, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम कह सकते हो कि जो नेगेटिव फीलिंग कितना वो यहाँ पर इन्फ्यूज करती थी बार्सिलोना फैंस में, और कहीं ना कहीं तब से ही दोनों ही फैन बेसिस एक दूसरे के अगेंस्ट है। और पॉइंट इंटरेस्टिंग ये है कि इसके चक्कर में जो न्यूट्रल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मजा लेते हैं, ऐसे नहीं वो कोई सिंपल है, वो और भी ज़्यादा लंडई हैं, वो भी ज़्यादा मजा लेते हैं इस राइवलरी का। और तभी मैं बता रहा हूँ कि ये मैच हद से ज़्यादा सेक्सी होने वाला है। लेकिन ये तो हुई, अब देखो ये एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो होगा, देखिए मैंने बस पॉइंट्स लिख लिए जिस तरीके से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। जस्ट राइवलरी ना पता है ऑन द पिच तो खेली जाती है, ऑफ द पिच भी खेली जाती है, और यहाँ पर मैं ज़्यादा भरोसा देखो ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहता नहीं हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपार्ट फ्रॉम कि ठीक है वो एक इंजरी न्यूज़ बता दे या फिर कुछ बता दे, रिवील कर दे। लेकिन इस मैच के में ना मेरे को लग रहा था कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाइब्स तो पता चल जाएंगे, और पता चली भाई दोनों टीम्स ना दोनों टीम से सोच के आई हैं कि दबना नहीं है। अगर हम ज़ावी की बात करें ना तो ज़ावी लिटरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दिख रहा है कि भाई वो बिलीव करता है कि फोड़ देंगे हम बायर्न म्यूनिख को। अब देखो यार इसको आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते, लाइक सीरियसली आपने इतनी बढ़िया टीम खिलाई, आपने इतनी बढ़िया टीम खड़ी कर रही है, आप इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हो, पूरा फैन बेस लिटरली वेट कर रहा है कि आप बस अपनी उंगली से सिग्नल दे दें, और यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई हम टूट पड़ेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमको भरोसा मिल जाएगा। और मैं तुमको कह रहा हूँ कि देखो यार चौड़ सकते हो तुम बार्सिलोना वाले, लेकिन ठीक है रिस्पेक्ट होती है। और वो यहाँ पर ज़ावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी साफ तरीके से दिखती है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसने ये भी कह दिया कि मेरे पास अपार्ट फ्रॉम लास्ट मिनट इंजरीज स्टार्टिंग 11 मेरी कंफर्म है। दैट शोज कि कितना कॉन्फिडेंस उसमें। वो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि कल का मैच हिस्टोरिक हो सकता है, और फाइनली हम यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा स्टोरी लाइन है, हम इसको बदल के रख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर अवे फ्रॉम होम वो एग्जैक्टली वही दे रहा है जो बार्सिलोना फैंस को इस समय चाहिए, और होना भी यार यही चाहिए। देखो यार हार जीत लगती रहेगी, हार गए तो बैंटर खाना पड़ेगा, जीत गए तो बैंटर कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एक उसकी तरह से देखें तो भाई ज़ावी एटलीस्ट लीडरशिप का रोल निभा रहा है। और अगर हम लेवेंडोव्स्की की बात करें तो मेरे को पता था यार लेवेंडोव्स्की भी इस पिक्चर में बहुत बड़ा हीरो या फिर बहुत बड़ा विलन जो भी है, तुम जैसे अपने सिस्टम में बिठाना चाहो वो बन सकता है, कैरेक्टर बन सकता है, और वो है। अब रही बात की मैंने जिस तरीके से कल ट्वीट करा था कि वो बायर्न म्यूनिख को फोड़ेगा या फिर बायर्न म्यूनिख में फुस निकलेगा, वो तो यार देखो मैच ही बताएगा। लेकिन बात करेगा नागल्समैन की तो एक बार नागल्समैन से ना मेरे को उम्मीदें तो काफ़ी थी, ऐसा नहीं था उसने कोई डिसअपॉइंट करा, बट स्टिल मतलब अगर मैं ज़ावी को 5 में से 5 दूंगा तो उसको 4.5 या 4 ही देने पड़ेंगे। वो इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं नागल्समैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना मेरे को वैसी वाली वो आ रही थी, सेंस आ रहा था कि बचा रहा है यार अपने आप को, बचा इसने। देखो नागल्समैन एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैनेजर है, बहुत सही मैनेजर है वो मॉडर्न पे, मतलब उसकी फटती नहीं है, चाहे आप बायर्न बार्सा आप किसी से बढ़वा दो, बायर्न वर्सेस जस्टिस लीग कर दो। लेकिन कल मेरे को ऐसा लगा कि कंसीडरिंग द फैक्ट जो मीडिया इस समय सर्कुलेट कर रहा है ना कि बायर्न म्यूनिख के अंदर खूट है, बायर्न के अंदर कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है, वो उसको रीयूनाइट करने के चक्कर में ज़्यादा पड़ गया। ठीक है, हालांकि उसने बार्सा बायर्न की राइवलरी को करा, और उसने ये भी चीज़ कहा कि देखो ठीक है बार्सिलोना ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, बायर्न खड़ी होगी, बायर्न खेलेगी, लेकिन मेरे को लगा कहीं ना कहीं एम्फसाइज इस पर ज़्यादा था कि वो अपनी टीम को यूनाइट करने के चक्कर में था।
मोस्ट प्रॉब्ली वो कंपलसरी था भी कि गलत टाइम पे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की जो लीक्स है वो यहाँ पर बायर्न के रिगार्डिंग आ गए, वो मोराल भी डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एग्रेशन आ रहा है दोनों टीम की तरफ से, साफ पता चल रहा है कि यार बहुत ज्यादा हाइप है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर लाइनअप्स की, क्योंकि नागल्समैन की लाइनअप भी एक्चुअली में कंफर्म ऑलमोस्ट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले बार्सिलोना की लाइनअप की बात करें, एक एक पॉइंट इधर से लेंगे। द मिडफील्ड बहुत बड़ा डिलेमा है, कनांड्रम है यार, ये पहली बार सही बोला है। कोई ओए एनोनिमस मीमर बकचोदी है, मीम नहीं बनाएगा, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड, बिल्कुल पिन पॉइंट बोला है मैंने। तो मिडफील्ड की अगर हम बात करें, मेरे को लगता है पेड्री को होना जरूरी है। हमने कार्डिस के मैच में भी देखा था, उससे पहले मैच में भी देखा था, पेड्री इज लाइक नहीं, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ही इज एन अनस्टॉपेबल एलिमेंट इन बार्सिलोना मिडफील्ड। बिस्किट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स यार एक्चुअली में आपको स्टेबिलिटी देता है, वो कंपोजर देता है, गेम को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता वो रखता है। रही बात तीसरे की, यानी कि आरसीएम की, बहुत ज्यादा डिबेट है, कैसी को खिलाना चाहिए क्या, पेड्री गावी को खिलाना चाहिए क्या, या फ्रैंकी डियोंग को खिलाना चाहिए। अब देखो कैसी के बहुत अच्छे प्रोज हैं, लेकिन कॉन्स मेरे को ये लगता है कि स्टिल वो इंटेंसिटी, वो शार्पनेस, वो प्रिसीजन और कहीं ना कहीं वो टैक्टिकल मास्टर क्लास क्या कैसी के साथ आ सकता है, वहां पर कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप गावी और फ्रैंकी डियोंग को ओवरलुक कर रहे हो कैसी को खिलाने के लिए। अगर यहाँ पे गावी फ्रैंकी डियोंग नहीं होते तो मतलब नहीं था कैसी स्टार्ट कर, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी तोपे हैं भाई। अगर हम बात करें गावी फ्रैंकी डियोंग की, दोनों के अपने प्रोज हैं। मैं पर्सनली इंक्लाइंड हो रहा हूँ फ्रैंकी डियोंग की तरफ, और वो इसलिए क्योंकि यार उसका गेम स्टाइल बहुत ज़्यादा लाइक रिवीलिंग है। वो खोल सकता है, वो ड्रॉप डीप करता है, वो डिफेंस के आगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ ही वो यहाँ पर काट भी सकता है बायर्न के सेंटर को, और बायर्न के सेंटर को काटना मैं तुमको बताऊंगा जब टैक्टिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो स्पेस भी एक्सप्लॉइट करता है, ना ही वो दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करता है, बल्कि खुद भी जो क्रिएटेड स्पेस होता है उसको वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है, जिसको हम एक्चुअली में कहते भी है ना कि एक विंगर है या फिर ओवरलैपिंग है या फिर स्ट्राइकर, उनके बीच का जो हाफ स्पेस होता है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से जो पहला गोल था, दूसरा गोल था कार्डिस के अगेंस्ट तुम्हारा, जिसमें गावी ने एक्चुअली में हाफ स्पेस को यूज किया था, फ्रैंकी डियोंग उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है और उसकी प्रेजेंस भी दिखती है। रही बात गावी की, गावी का सबसे बड़ा रोल है दैट इज द वर्क रेट। वर्क रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और गावी, ठीक है मेरे को नहीं पता कि ये पॉपुलर तुम्हारा सही है कि नहीं है, लेकिन काफी लोगों का है कि गावी इमेच्योर है। गावी स्टिल इमेच्योर है, लेकिन कभी कभार उसका जो इमेच्योर एग्रेशन है ना, ये बहुत काम की चीज हो सकती है। यस ठीक है, थोड़ा सा खतरा तो होता है येलो रेड का, लेकिन भाई वो चाहिए भाई, वो भाई ऐसे मैच में चढ़ के खेलना होता है, ऐसे मैच में डर नहीं भाई, डराना होता है। ऐसे मैच में लिटरली भाई सामने वाली की फाड़ नहीं होती है, उनके साथ मेंटल गेम खेलना पड़ता है, और फिजिकल गेम में गावी बहुत सही खेल सकता है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की, द बिगेस्ट डिलेमा इज लाइक साबित्जर या गोरेट्स्का। अब देखो रिसेंट टाइम्स में ना ये चीज काफी ज्यादा आई है, किमिक के साथ ना, देखो जोशुआ किमिच का पर्सनल बेस्ट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक कि आपको अर्लिंग हालैंड का बेस्ट निकालना था, आप उसके लिए टैक्टिकल सेटअप क्या करोगे। अगर आपको लगेगा कि हम राइट विंग पे यहाँ पर रियाद मारेस को खिलाएं, या फिर राइट विंग पे हम यहाँ पर फिल फोर्डन को खिलाएं या बर्नार्डो सिल्वा को खिलाएं, जस्ट बिकॉज कि हालैंड का बेस्ट निकले, तो पेप गार्डियोला वो कर देगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जोशुआ किमिच का बेस्ट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानो ना मानो ये गेम मिडफील्ड और विंग्स दोनों का है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गोरेट्स्का को ना काफी हाई खिलाती है बायर्न ने, जब भी हंसी फ्लिक की हम बात करें या फिर नागल्समैन की भी शुरुआत की उसकी बात करें, तो गोरेट्स्का को काफी ज्यादा हाई खिलाने की वो होती है। ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि जोशुआ किमिच कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो इसी डिलेमा में रह जाता है कि यार आगे जाऊं कि बचाऊं, क्रिएट करूं कि ना करूं, मतलब समझ रहे हो ना तुम किस तरीके से। साबित्जर उसको वो कुशन प्रोवाइड कर देता है, वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देता है बॉल पे कि ठीक है यार मैं तेरे को थोड़ा सा ग्रे एरिया दे रहा हूं, एक्सप्लॉइट कर स्पेस को और क्रिएट कर। और इंटर में उनकी गहन ऐसे ही फाड़ी थी साबित्जर, और भाई किमिक ने पूरा शो चलाया था। और इन द किमिच की एक काफी अच्छी चीज ये भी है कि उसको आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शूट लेने में भी काफी ज्यादा है, उसको बॉल अपने पैरों पे चाहिए, इधर फॉर क्रिएट, शूट, एक्सप्लॉइट, रन, लाइन काटना, अपनी डिफेंस को स्टेबिलिटी देना, और वो काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि साबित्जर यहाँ पे स्टार्ट कर जाएगा। दूसरा अगर बात करें बार्सिलोना की, तो वहां पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस्मान डेम्बेले को लेफ्ट पे खिलाओ कि राइट पे खिलाओ। अब देखो यार रफीनिया है, एंड आई स्टिल बिलीव कि रफीनिया को राइट पे ही आप रखो और उस्मान डेम्बेले को आप लेफ्ट पे रखो। यस उस्मान डेम्बेले का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो राइट पे आता है, लेकिन उस्मान डेम्बेले इज टू फुटेड। वैसे तो टू फुटेड कुछ हद तक यहाँ पर रफीनिया भी है, बट उस्मान डेम्बेले इज कंप्लीटली टू फुटेड। आप सोच ही नहीं सकते, वो जितना प्यार से लेफ्ट से मार देगा उतना ही प्यार से वो राइट से मार सकता है। अब यहाँ पर आप ऐसे तो समझ सकते हो कि उस्मान डेम्बेले को राइट पे रखो यार बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि रफीनिया आपका काउंटर प्रेस में काफी ज्यादा जरूरत होगा।
अल्फोंसो डेविस उस साइड होगा, अल्फोंसो डेविस तुम मान के चलो कि लेफ्ट मिडफील्डर की तरह ही खेलेगा। ऐसे में बारसा को ये भी समझना पड़ेगा, सब लोग कूद के कहते हैं अरे लेफ्ट मिडफील्ड खेलेगा मतलब पीछे तो कोई होगा ही नहीं। अरे तो पीछे नहीं होगा लेकिन उसको रोकना भी तो है। उस तरफ अभी बात करेंगे राइट बैक की तरफ क्या है, लेकिन काउंटर प्रेस आपको जरूरी है। आप चाहोगे कि आप 2v1 की सिचुएशन क्रिएट करो, एंड ऐसे में रवीनिया के पास वो एक्सेलरेशन, वो बर्स्ट ऑफ पेस, वो काउंटर अटैक, वो वर्क रेट सब है कि वो यहां पर बॉल विन करके पूरा विजय माल्या बन सके। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि क्या लेफ्ट पे उस्मान डेम्बेले अच्छा होगा? जरूर होगा, क्योंकि बेंजामिन पवार्ड पे कितने अच्छा हो, कितना टेक्निकल प्लेयर हो, कितना ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन बंदे के पास पेस नहीं है। और उस्मान डेम्बेले इस समय अपनी लाइफ की बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, सेक्सी लेवल है और वो खेल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर अगेन एक विंगर की कि यहाँ पर किंग्सले कोमन आउट है तो कौन आएगा? अब देखो यार, चार में से 3 प्लेयर्स तो मेरे को लगता है कंफर्म है, दैट इज सादियो माने, लेरोय साने होती है भाई गलती एक वोकैबुलरी की। उसके बाद यहाँ पर थॉमस मुलर, और उसका बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे थॉमस मुलर। और यहाँ पर जो चौथा प्लेयर है, यहाँ पर 2 प्लेयर आते हैं, या तो घनाबरी आएगा या फिर एक्चुअली में मुसियाला आएगा। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर रिसेंट टाइम्स के परफॉर्मेंस की बात करें और वर्सेटैलिटी जो लेके आएगा ना, वो यहाँ पर मुसियाला को काफी ज्यादा फेवर करते हैं। तो मैं तो मूसियाला के साथ ही जाऊंगा, और ये काफी ज्यादा, अभी हम जिस टैक्टिक्स की बात करेंगे ना, तुमको बताऊंगा कि मूसियाला, लेरोय साने, सादियो माने और थॉमस मुलर किस तरीके का ये एब्रप्ट और डिसरप्टिव गेम स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, वो भी पोस्ट लेवेंडोव्स्की एरा में। अब बात करते हैं यहाँ पर टैक्टिक्स की कि कौन किसको किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेगा, कौन कहाँ पिटना ज्यादा प्रेफर कर जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बार्सिलोना की बात करते हैं। मैंने कार्डिस का मैच देखा, मैंने विक्टोरिया वाला मैच भी देखा, मैंने बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा जो एनालिस्ट होते हैं मैंने उनके भी सारे ओपिनियंस देखे। एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि सभी ये चीज़ तो मानते हैं कि हाँ देखो, हमको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया गया है बायर्न से रिसेंट पास में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले होता है ना, वो ये होता है इंटेंसिटी। और ये चीज़ मैं 8-2 वाले मैच से तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि वो लिटरली मैंने काफ़ी सही से देखा था, और उस पर कोई बवाल भी कटा था ना, तो इवन दो उस टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, लेकिन वो बवाल को पढ़ने में भी वो था कि हाँ क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका क्या आफ्टर मैथ है, कैसे कैसे ये चीज़ कैसे हो गई। तो सब ये चीज़ कह रहे हैं कि इंटेंसिटी वॉज द बिगेस्ट फैक्टर, कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं कंपीट नहीं कर पाई थी हेड टू हेड। वो अब नहीं है बेटे, अब इस समय कहीं ना कहीं इंटेंसिटी इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ बार्सिलोना, जो कि वो ना ही सिर्फ बायर्न म्यूनिख ना बल्कि चैंपियंस लीग में किसी भी टीम के अगेंस्ट फोड़ सकते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट कमिंग फॉर्म। देखो ना, तो मेरी 2 टीम बेचारी यहाँ पर चुपचाप आराम से बैठी हैं, एक यूसीएल में आना चाह रही है और एक यूसीएल से जाने का नाम नहीं ले रही है। 14 यूसीएल हमारे पड़े, लेकिन मैं फिर भी तुमको बता रहा हूँ विदाउट एनी बायसनेस कि बार्सिलोना हेड टू हेड किसी के साथ भी जा सकती है। नो ऑफेंस टू बायर्न म्यूनिख 2। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं तुमको चीज समझनी पड़ेगी कि इंटेंसिटी जहां बार्सिलोना की है, वहीं सामने सामने इंटेंसिटी बायर्न म्यूनिख की भी है। पोस्ट लेवेंडोव्स्की एरा में जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लेवेंडोव्स्की के जाने के बाद कहीं ना कहीं सेटअप कैसे करेंगे। अब देखो, लेवेंडोव्स्की को सबसे बढ़िया तरीका रिप्लेस करने का ये है कि आप गेम स्टाइल ही बदल दो, और नगल्समैन इसमें मास्टर है। नगल्समैन अपार्ट फ्रॉम ग्राहम पॉटर की बात करें या फिर बाकी 2-3 मैनेजर्स की बात करें, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल मैनेजर है और एग्रेसिव मैनेजर भी है। मैनेजर कितना ही हो, एक बंदा घुटनों पे खिला लेगा, एल्बो पे खिला लेगा, नाभि के बल खिला लेगा, टट्टों के बल खिला लेगा, लेकिन अटैकिंग फुटबॉल ही खिलाएगा। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले ये चीज करी कि जो सादियो माने है, थॉमस मुलर है, किंग्सले कोमन है, आज मूसियाला हो गया और लेरोय साने हैं। आप इतना ज्यादा रोटेशन करो, लेकिन करो सेंटर में, गेम सेंटर में ही चाहिए, सारा गेम सेंटर का होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब जब बार्सिलोना को हाई प्रेस के साथ साथ सेंटर में उनका गेम डिस्टर्ब किया जाता है, दे आर इन अ प्रॉब्लम। लेकिन इसका जवाब भी ज़ावी के पास है। अब क्योंकि टीम उसके हिसाब की है, उस्मान डेम्बेले, रफीनिया, तो यहां पर उसके पास उसको कोई दिक्कत नहीं है कि एक्चुअली में अगर हम यहां पर विंग का गेम खेलने लग जाए, वो विंग का गेम खेल सकता है, वो विंग का गेम खेलना प्रेफर भी कर देगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर हम लेफ्ट बैक की बात करें तो यहां पर बाल्डे है, जिसको पर्टिकुलरली उसका जो डिसिप्लिन है, उसका जो ऑफेंसिव एट्रीब्यूट है, वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और तुम सबको पता है कि सविया वाला गेम में को याद है, काफी 15-20 मिनट काफी ज्यादा बार्सिलोना बैकफुट पे थी, एक काउंटर अटैक एंड बूम। हम भूल रहे हैं कि इन सब विंग के चक्कर में देयर इज अ वन प्लेयर जो कि पूरा गेम पलट सकता है अपने बलबूते पे, एंड दैट इज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। डिस्पाइट 34, लेकिन स्टिल उसके पास जो वर्क रेट है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके पास जो IQ है, और उसके पास जो राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली जो फीचर होता है ना, वो जो डाल के डिफॉल्ट उसका अपडेट करते हैं, वो काफी ज्यादा तगड़ा है। बायर्न ऑन द अदर हैंड व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज, बायर्न को एक चीज जो अपनी बचानी पड़ेगी ना, वो ये कि यार आपका जो फुल बैक वाला सिस्टम है ना, देखो यार विंग्स पे वो बहुत अच्छा खेलते हैं,
लेकिन वो ट्राई करते हैं कि हम लोग सेंटर से तोड़े। सेंटर से इसलिए क्योंकि यार उनके जो टेक्निकल्स प्लेयर है ना और उनकी जो शार्पनेस होती है वो सेंटर में जितना स्ट्रांग है ना वो अपने स्ट्रांग के साथ साथ सामने वाले को बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। इट्स लाइक कि एक्चुअली में अपन इतना बढ़िया खेलो कि सामने वाला उसको देख के ही फट जाए। यहाँ पर वो बार्सिलोना के साथ सेम करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो साबित्सर होगा, किमिच होगा, ये 6 के 6 प्लेयर सेंटर में इतना ओवरलोड करेंगे। और अगर तुम सोचोगे कि विंग तो फिर बहुत खुला, नहीं, विंग पे अल्फोंसो डेविस होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें बेंजामिन पेवेट की, बेंजामिन पेवेट भी एक टाइम पे इन्वर्टेड मिडफील्डर खेल सकता है। और हम सेंटर बैक की बात करें तो वो डिलीट और उपामेकानो है, वन ऑफ द काफ़ी बेहतरीन डिफेंडर्स हैं यार। तो डेप्थ की बात करें, स्क्वाड सिलेक्शन की बात करें, बायर्न को जो एक चीज़ बचानी पड़ेगी ना वो ये कि आप विंग पे खा सकते हो, क्योंकि विंग पर सामने बहुत बढ़िया प्लेयर है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स भी हम कह सकते हैं अगर रफीना उस्मान डेम्बेले की बात करें ला लीगा में, या फिर पर्टिकुलरली अभी इस समय जो परफॉर्मेंस चल रही है वहां पर बायर्न को बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा। लाइक एक काउंटर अटैक, बार्सिलोना 1-0 अप एंड यू आर गॉन। क्योंकि वो एक चीज है, द मोमेंट यहाँ पर आप उस तरीके से खुल गए ना, आई एम टेलिंग यू बायर्न वोंट चेंज देयर टैक्टिक्स। बायर्न बिल्कुल चेंज नहीं करेगी अगर वो यहाँ पर विंग से गेम गोल खाते रहे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये होगी, जब मिडफील्ड कंट्रोल करेगा वो गेम कंट्रोल करेगा। अब ये तो ठीक बात रही, लेकिन आपको विंग पर जाने के लिए भी आपको क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। और यहीं पर एक काम आता है मे बी फ्रेंकी डी जॉन्ग, गावी, पेड्री, सर्जी बुस्केट्स, या फिर हम बात करें जोशुआ किमिच की। किमिच को आपने शांत कर दिया, जिसके लिए मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि गावी को खिला लेना चाहिए, लेकिन आपने किमिच को शांत कर दिया। आपने एक होता है ना, आपने उनके घोटे पकड़ लिए। अगर आपने जोशुआ किमिच को खुला छोड़ दिया ना, आप गोल खा लोगे बहुत आराम से। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइक रिलेंटलेस प्रेसिंग जो होती है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सादियो माने की बात करें, थॉमस मुलर की हम बात करें, साने की बात करें, मुसियाला की बात करें, एवरीबडी इज अ गुड प्रेसर एंड डैम गुड प्रेसर। इसी के साथ अगर लास्ट पॉइंट की हम बात करें, क्या जूल्स कोंटे को राइट बैक पे खेलना चाहिए? अब देखो यार, ये सबको पता है कि जूल्स कोंटे एट द राइट बैक इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एट द सेंटर बैक ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अब काफी लोग इस चीज को ऐसे भी देखते हैं कि अगर वो जूल्स कोंटे राइट बैक पे होगा ना, यार तो एरिक गार्सिया को खिला रहे हो। एरिक गार्सिया एरर प्रोन प्लेयर जो कि बड़े मैच में अभी अच्छा खेल रहा है, लेकिन बड़े मैच में बकचोदी कर देगा। लेकिन यहाँ पर तुमको मेरे को समझना पड़ेगा कि अगर जूल्स कोंटे राइट बैक पे नहीं खेल रहा है और हम चाह रहे हैं कि बेलरीन हो, तो प्रिसीजन इज द वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा डिमांड की जाएगी। आपके पास प्रिसीजन होना चाहिए और जूल्स कोंटे काफी ज्यादा डिफेंसिव होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उधर लेरोय साने होगा जो कि काफी ज्यादा इधर होगा। तुमको मैंने बताया कि किस तरीके से बिटवीन द चैनल आप थर्ड मैन, सेकंड मैन, ओवरलैपिंग, ये करेंगे वो करेंगे। हाफ स्पेसिस की मैंने बार्सिलोना में बात करी है, हाफ स्पेस को बायर्न म्यूनिख मास्टर करना जानती है। दिस इज द फैक्ट। और पोस्ट लेवेंडोव्स्की एरा में उन्होंने यही चीज सीखी है। ऐसे में मैं प्रेडिक्ट फिर भी करूंगा कि जूल्स कोंटे को राइट बैक पे ही खिलाना पड़े चाहिए। आई नो ही इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, बट बेलरीन अभी रेडी नहीं है। बेलरीन रेडी होता, बेलरीन पे प्रिसीजन होता, बिल्कुल भी एक भी मैं बार सोचता नहीं और वो यहाँ पर होता। बाकी रही बात प्रेडिक्शन की, तो देखो यार, लाइक आई डोंट नो, मेरे को पता है कि तो मैं कोई भी नहीं चाहेगा कि ड्रॉ हो जाए, बिकॉज मैंने बताया ना सबने अपनी अपनी टीम पहले डिसाइड कर ली है। सब ऑलरेडी अपने बिलीफ पे और अपने अपने ओपिनियंस पे खड़े हैं स्टैंड। मेरा सिंपल सा यहाँ पर ये है कि भाई 2-2 ड्रॉ हो जाएगा और हाई स्कोरिंग ड्रॉ हो जाएगा। और अगर किसी को गेम निकालना ही होगा तो कहीं ना कहीं जितना मैंने 18 मिनट की बकचोदी काटी है तो इसमें देख लेंगे कि कौन कैसे गेम निकाल के गया है। लेकिन मैं फिर भी यार ड्रॉ ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टिल 2 रीजन है। एक तो मैं सही में मानता हूँ कि ड्रॉ हो जाएगा, और दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट। लाइक बहुत कुछ गलत हो सकता है और बहुत कुछ सही हो सकता है। It's really time to change the story.